गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संतृप्त विलयन के विषय में पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में जैसा कि हम लोग विलयन किसे कहते हैं, विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं जिसको विलायक और विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसको कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब से आप विलेय और विलायक को नहीं समझ पाते हैं तब से विलयन चैप्टर के आगे के टॉपिक को समझना संभव नहीं है। यहाँ पर आपको अगर विलेय विलायक समझ में आ गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसका वीडियो हमने पिछले क्लास में समझाया है, उसको देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार मैसेज कीजिएगा, उसको एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो जाए बोलने में, क्योंकि यह एक तरह से पहला प्रयास है हमारा, तो इसके लिए हमें एक तरह से आप लोग दोष मत दीजिएगा। जैसा कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे संतृप्त विलयन कि संतृप्त विलयन हम लोग किसको कहते हैं। एक संतृप्त विलयन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में 11th के क्लास में हमने आपको मोलरिटी पढ़ाया था, उस पर एक न्यूमेरिकल है, इसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। माने दो टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें हम लोग देखें कि विलयन पढ़ने के बाद में अगर हम लोग आते हैं संतृप्त विलयन पर, तो स्थिर ताप पर यदि हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी पानी में पूर्णतः घुल जाता है। यदि चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी पानी में पूर्णतः घुल जाता है, और यह प्रक्रिया बार बार करने पर एक समय ऐसा आता है कि चीनी पानी में घुलना बंद हो जाता है। जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाए और चीनी बर्तन के पेदी में बैठना चालू हो जाता है, तो ऐसे विलयन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, संतृप्त विलयन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग समझें, द कांस्टेंट टेम्परेचर इन इंटर sugar water are dissolved in sugar again certain time sugar is not dissolved in water. This state is called as saturated solution. अगर इसी को एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझें तो ऊपर एक चित्र आपको दिया गया है, उस चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे इसमें चीनी है, इसमें चीनी नहीं, इसमें पानी है, और एक उसके बगल एक हमने पोर्सलिन डिश लिया है जिसमें हमने क्या रखा, चीनी। और इस चीनी को एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, माने टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम लोग चीनी को पानी में डालते हैं, चीनी पानी में पूर्णतः घुल जाता है। चीनी पानी में क्या होता है, पूर्णतः घुल जाता है। और यही चीज़ हम लोग बार बार करें, चीनी को पानी में घोलें, चीनी को पानी में घोलें, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी पानी में नहीं घुलेगा और यह चीनी छोटे छोटे कणों के रूप में बर्तन के माने बीकर के पेदी में बैठना चालू हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। मेरे ख्याल से आपको संतृप्त विलयन के विषय में एक बार समझ में आ गया है।
इसकी परिभाषा को अगर देखें हम लोग तो लिखा है किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ा चीनी मिलाकर घोलने पर घुल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार करने पर एक समय ऐसा आता है कि चीनी पानी में घुलना बंद हो जाता है। चीनी पानी में घुलना, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, घुलना, चीनी पानी में नहीं घुलता। हाँ अच्छा ठीक है, चीनी पानी में नहीं घुलता। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? संतृप्त विलयन। माने किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी मिलाकर घोलने पर घुल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार करने पर एक समय आता है कि चीनी पानी में नहीं घुलता। इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यह संतृप्त विलयन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पर हम लोग भी चर्चा आज करेंगे। जैसे है क्वेश्चन है, यह 11th में हम लोग मोलरता पर डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन की दृष्टि से हमने इसको दिया है, इसको समझाने का हमने प्रयास भी किया है। जैसे 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है। 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जैसे अगर हम लोग देखें तो विलेय का भार कितना है? 20.6 ग्राम, जो क्वेश्चन में आपका दिया है। NaBr यहाँ पर क्या है? विलेय है। जल हमारा क्या है? यहाँ पर मिलने के बाद में विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलयन का जो आयतन है 500 मिली, और मुझे जो निकालना है विलयन की मोलरता। अब हम लोग आते हैं मोलरता के फार्मूला पर। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब इस फार्मूला को हम मोलरता में रख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बन के आता है मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगर आयतन लीटर में नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया है आयतन लीटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर विलेय का अणुभार NaBr है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह 23 और Br का जो होता है वह कितना? 80। तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा Na प्लस Br। तो Na का कितना? 23 और Br का कितना? 80। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा 3, 8 और 2 10 माने 103। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, मुझे आयतन जो है किस में निकालना है? लीटर में। जबकि यहाँ पर जो आयतन मेरा जो दिया है वह किस में दे रहा है? ml में। तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। तो यहाँ पर विलयन का आयतन बराबर कितना? 500 बटे कितना? 1000, या 2 शून्य कट गया तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 5 और नीचे 10, 5 2 जा 10, या 1/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लीटर। कितना लिख सकते हैं? 0.5 लीटर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसा कि वैल्यू हमारा दिया है विलेय का भार, ऊपर हम देख रहे हैं विलेय का भार कितना है? 20.6 ग्राम। तो मैंने कितना लिख दिया? 20.6 ग्राम। और विलेय का अणुभार हमने निकाला 103 गुणे विलयन का जो आयतन हमारा आया है कितना? 0.5। कितना आया है? 0.5। यहाँ जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.5 ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 103 गुणे 0.5, 0.5 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा 206 बटे 103 गुणे 5। 103 दूनी कितना हो जाएगा? आपका यह कट गया तो मेरा कितना आ गया? 2/5। या इसको जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। इसके बाद जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 m, या जो इसका आंसर होगा 0.4 m या 0.4 मोल प्रति लीटर। धन्यवाद।
और अगले टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।